ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इनमें फर्क क्या है? कभी सुनने में आता है कि दुनिया गर्म हो रही है, तो कभी कोई 70 के दशक की ग्लोबल कूलिंग की बात ले आता है। तो सच क्या है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस पूरी बहस की जड़ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक ऐसी बात जो 1970 के दशक से चली आ रही है और आज भी कई लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। आपने भी शायद सुना होगा ना कि 70 के दशक में वैज्ञानिक किसी आने वाले आइस एज यानी हिमयुग को लेकर डरे हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर तब दुनिया ठंडी हो रही थी, तो आज अचानक से ये ग्लोबल वार्मिंग की बात कहाँ से आ गई? ये तो एकदम उल्टी बात लगती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई अफवाह नहीं थी, ये बात सच है। उस दौर के अखबारों और मैगजीन्स में वाकई ग्लोबल कूलिंग पर खूब लिखा जा रहा था, और ये सब कुछ वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस पर आधारित था। तो जाहिर है कंफ्यूजन तो होना ही था। तो फिर हुआ क्या? इस पहेली को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 1970 के दशक में। उस समय वैज्ञानिक दो बहुत ताकतवर लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी ताकतों के बीच का हिसाब किताब समझने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। अब ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर असल में ये बहुत सिंपल है। इसे हमारी पृथ्वी का एक एनर्जी बजट समझिए। जैसे हमारे घर का बजट होता है ना, कुछ चीजें गर्मी यानी एनर्जी को अंदर लाती हैं या रोककर रखती हैं, जिससे हमारा प्लैनेट गर्म होता है। ये हो गया पॉजिटिव फोर्सिंग। और कुछ चीजें सूरज की गर्मी को वापस स्पेस में धकेल देती हैं, जिससे प्लैनेट ठंडा होता है। ये है नेगेटिव फोर्सिंग। तो 70 के दशक में वैज्ञानिकों के सामने दो खिलाड़ी थे। एक तरफ थी ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इनके बारे में तो 100 साल से भी ज्यादा से पता था कि ये गर्मी को एक कंबल की तरह रोककर प्लैनेट को गर्म करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नया प्लेयर था, एरोसॉल। मतलब कोयला वगैरह जलाने से हवा में जो छोटे छोटे कण जाते हैं, वो सूरज की रोशनी को आईने की तरह वापस भेज रहे थे, और इससे हो रहा था कूलिंग इफेक्ट। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? ये दोनों दुश्मन जो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे, मतलब एक गर्म करने वाला और दूसरा ठंडा करने वाला, ये दोनों एक ही जगह से पैदा हो रहे थे। जी हां, फॉसिल फ्यूल जलाने से। यानी फैक्ट्रियां और गाड़ियां CO2 भी छोड़ रही थीं और कूलिंग करने वाले एरोसॉल भी। तो उस समय जो बहस चल रही थी वो कोई गलती नहीं थी, वो एक असली साइंटिफिक सवाल था। एक तरह की रस्साकशी चल रही थी, और सवाल बस ये था कि इस खींचतान में आखिर जीतेगा कौन, वार्मिंग वाली ताकत या कूलिंग वाली। तो अब जब हम इस वार्मिंग और कूलिंग की जंग को समझ गए हैं, तो चलिए इन तीनों शब्दों को एक एक करके साफ साफ डिफाइन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग और क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। ये हमारी पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे गर्म होना है, जो खास तौर पर ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हो रहा है। ये वही कंबल वाला असर है जो गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। यह है पॉजिटिव फोर्सिंग। इसके ठीक उलट है ग्लोबल कूलिंग। 70 के दशक के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब उस ठंडे करने वाले असर से था जो हवा में मौजूद एरोसॉल कर रहे थे। मतलब वो सूरज की रोशनी को वापस भेजकर पृथ्वी को ठंडा कर रहे थे। ये है हमारी नेगेटिव फोर्सिंग। और फिर आता है इन सबका बिग बॉस टर्म, क्लाइमेट चेंज। इसे एक बड़े से छाते की तरह समझिए। ग्लोबल वार्मिंग इसका सिर्फ एक हिस्सा है। क्लाइमेट चेंज में वार्मिंग और कूलिंग की इस पूरी लड़ाई का जो नेट रिजल्ट निकलता है, वो तो आता ही है, साथ ही उस रिजल्ट के कारण होने वाले सारे के सारे बदलाव भी इसी में शामिल हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज सिर्फ थर्मोमीटर पे बढ़ते पारे का नाम नहीं है। इसके असर बहुत दूर तक जाते हैं, जैसे कि समंदर का जल स्तर बढ़ना, तूफानों का ज्यादा खतरनाक हो जाना, ग्लेशियरों का पिघलना, जंगलों में आग लगना। ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है। ये सारे बदलाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सवाल वापस वहीं आता है, इस वार्मिंग और कूलिंग की जंग का आखिर हुआ क्या? कौन जीता? चलिए देखते हैं कि साइंस और डेटा ने आखिर क्या फैसला सुनाया। देखिए, समय के साथ दो बड़ी चीजें हुईं। एक तो हम लगातार फॉसिल फ्यूल जलाते रहे, जिससे CO2 हवा में जमा होती चली गई और उसका गर्म करने वाला कंबल मोटा होता गया। और दूसरी तरफ दुनिया भर में एसिड रेन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए साफ हवा के कानून बनाए गए। इन कानूनों का नतीजा ये हुआ कि हवा में ठंडक पैदा करने वाले एरोसॉल कम होने लगे।
तो नतीजा क्या निकला? डेटा बिल्कुल साफ हो गया। जो कूलिंग इफेक्ट था वो टेम्परेरी था, जबकि ग्रीन हाउस गैसों का वार्मिंग इफेक्ट कहीं ज्यादा ताकतवर और लंबे समय तक टिकने वाला था। मतलब रस्साकशी का खेल खत्म हो चुका था और वार्मिंग वाली टीम जीत गई थी। तो कुछ लोग इसे साइंस की गलती की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये साइंस के काम करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। साइंस ऐसे ही काम करता है। वो अलग अलग आइडियाज को सबूतों की कसौटी पे तौलता है और जो आइडिया खरा उतरता है उसे ही मानता है। ये एक सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस है। और यही वजह है कि आज हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। चलिए समझते हैं कि सही शब्दों का इस्तेमाल करना इतना जरूरी क्यों है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ज्यादातर क्लाइमेट चेंज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई गोलमोल बात करने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये हमारी बढ़ती हुई समझ को दिखाता है। क्लाइमेट चेंज शब्द ज्यादा सही और ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ गर्मी बढ़ने की बात नहीं करता, बल्कि पूरी की पूरी तस्वीर दिखाता है, जिसमें मौसम के बदलते मिजाज से लेकर बाकी सारे असर भी शामिल हैं। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है, हमारा क्लाइमेट एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। 70 के दशक की इस बहस ने हमें सिखाया कि कैसे वार्मिंग और कूलिंग की ताकतें एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं। और ये हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। भविष्य में ऐसी कौन सी नई ताकतें हो सकती हैं, चाहे वो कुदरती हों या इंसान की बनाई हुई, जो इस तराजू को फिर से किसी और दिशा में झुका दें?